ताओ ते चिंग भाग 2 वू वेई निष्क्रिय क्रिया जीवन को सहजता से जीने का मार्ग। परिचय सहज क्रिया की कोमल शक्ति, जल की शक्ति का विरोधाभास और वू वेई का सार। ताओ ते चिंग के गहन दर्शन में प्रवेश करते हुए लाओ त्जू हमें जीवन के एक मूलभूत विरोधाभास पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जल की कोमलता और उसकी अदम्य शक्ति। यह एक ऐसा तत्व है जो अपनी प्रकृति में अत्यंत कोमल है, फिर भी समय के साथ कठोरतम पत्थरों को भी काट देता है, न किसी युद्ध से, न किसी हिंसा से, बल्कि केवल अपने सहज प्रवाह से। यह अवलोकन वू वेई के सार को समझने की कुंजी है, जिसे ताओ का अद्भुत रहस्य माना जाता है। यह विरोधाभास, जहां कोमलता शक्ति बन जाती है और निष्क्रियता कार्य का स्रोत, ताओवादी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, जो शक्ति को आक्रामकता और नियंत्रण से जोड़ती है, जिससे श्रोताओं को वास्तविकता और प्रभावशीलता के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वू वेई का परिचय, एक केंद्रीय ताओवादी सिद्धांत। वू वेई, जिसका शाब्दिक अर्थ बिना प्रयास के कार्य या कुछ न करना है, ताओ ते चिंग का एक केंद्रीय सिद्धांत है। हालांकि इस अवधारणा को अक्सर निष्क्रियता या आलस्य के रूप में गलत समझा जाता है। ताओवादी दर्शन में वू वेई का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि प्रयास रहित क्रिया या सहज क्रिया है। यह प्रकृति के प्रवाह के विपरीत न जाने की स्थिति को संदर्भित करता है, जहां कार्य अनायास, स्वाभाविक रूप से और आंतरिक संघर्ष के बिना प्रकट होते हैं। यह जानबूझकर हेरफेर या अहंकार प्रेरित इच्छाओं से प्रेरित कार्यों के विपरीत है। वू वेई का मूल प्रयास न करना, कृत्रिमता न करना, जबरदस्ती न करना है, जिसका अर्थ है कि हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सचेत उद्देश्य का त्याग करना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के ताओ या अंतर्निहित प्राकृतिक व्यवस्था के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्राथमिक गलत धारणा को दूर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वू वेई की गहरी, अधिक सूक्ष्म समझ के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, इसे जीवन में संलग्न होने के एक गतिशील और शक्तिशाली तरीके के रूप में स्थापित करता है। अन्वेषण के लिए मंच तैयार करना। यह रिपोर्ट वू वेई के गहन निहितार्थों की पड़ताल करेगी। यह बताएगी कि यह व्यक्तिगत जीवन को कैसे निर्देशित करता है, प्रभावी नेतृत्व को कैसे सूचित करता है और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के लिए एक कालातीत समाधान कैसे प्रदान करता है। अंततः यह आंतरिक शांति और सच्ची प्रभावशीलता के मार्ग को प्रकाशित करेगा। ताओवादी ज्ञान अक्सर विरोधाभासों के माध्यम से संचालित होता है, जो श्रोताओं को अवधारणाओं की सही समझ से परे जाने और चीजों के गतिशील अंतर्संबंध को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वू वेई, निष्क्रियता से परे सहज प्रवाह की कला। सहज क्रिया को परिभाषित करना, एक गहन विश्लेषण। वू वेई का अर्थ बिना प्रयास के कार्य है, जो शारीरिक निष्क्रियता से कहीं अधिक गहरा है। यह ताओ ब्रह्मांड की अंतर्निहित प्राकृतिक व्यवस्था के साथ संरेखण में कार्य करने के बारे में है। बिना प्रयास का अर्थ प्रकृति के सहज प्रवाह के विपरीत न जाना है। इसका तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जो अनायास, स्वाभाविक रूप से और आंतरिक संघर्ष के बिना प्रकट होते हैं। यह बल, जानबूझकर हेरफेर या अहंकार प्रेरित इच्छाओं से प्रेरित कार्यों के विपरीत है। वू वेई अपने सार में प्रयास न करने, कृत्रिमता न करने, जबरदस्ती न करने को समाहित करता है। इसका अर्थ है कि हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सचेत उद्देश्य का त्याग करना, जिससे कार्य वैसे ही प्रकट हो जैसे दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वू वेई का अर्थ उद्देश्यहीनता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ताओ के साथ संरेखण से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, जो अक्सर अवचेतन ज्ञान द्वारा सुगम होता है। जब सचेत मन जानबूझकर शून्य प्रयास करता है, तो अवचेतन मन आगे बढ़ता है और सब कुछ करता है। यह असीखने और नियंत्रित करने की कोशिश न करने के विचार से भी जुड़ा है। यह वू वेई को भाग्य के प्रति निष्क्रिय समर्पण के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति के सक्रिय पोषण के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां किसी की क्रियाएं एक गहन, एकीकृत बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित होती हैं, जो मात्र सचेत योजना से परे हैं। यह एक आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने के बारे में है, जो सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित है।
फ्लो स्टेट का सादृश्य एक आधुनिक समानांतर। इस प्राचीन अवधारणा को मूर्त बनाने के लिए वो वे की तुलना आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा फ्लो स्टेट से की जा सकती है, जिसे अक्सर जोन में होना कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एथलीट, कलाकार या यहां तक कि सामान्य व्यक्ति भी किसी गतिविधि में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे महसूस करते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसके साथ एक हो गए हैं, गहन एकाग्रता और प्रवाह की स्थिति में हैं। इस स्थिति में क्रियाएं सहज, अनायास और अत्यधिक प्रभावी महसूस होती हैं, मानो गतिविधि स्वयं ही हो रही हो। फ्लो स्टेट में दर्द, चिंता और भय दूर होते प्रतीत होते हैं, जिससे रचनात्मक कार्य सहज हो जाता है। वू वेई और फ्लो स्टेट के बीच यह सीधा संबंध आधुनिक दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। फ्लो स्टेट एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और अक्सर वांछित मनोवैज्ञानिक घटना है। वू वेई को इस अनुभवात्मक वास्तविकता से जोड़कर रिपोर्ट इसे एक अमूर्त दार्शनिक अवधारणा से एक मूर्त अनुभवात्मक रूप से सत्यापन योग्य स्थिति तक उठाती है। यह प्राचीन ज्ञान को अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य बनाता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी सिद्धांत इष्टतम प्रदर्शन और कल्याण के सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों का वर्णन करते हैं। यह संबंध वू वेई की पहुंच और अपील को बढ़ाता है, इसे केवल एक ऐतिहासिक दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन जीवन में चरम प्रदर्शन और गहरी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा के रूप में स्थापित करता है। जल का गहन ज्ञान वू वेई के लिए एक ताओवादी रूपक। जल परम ताओवादी शिक्षक के रूप में ताओ ते चिंग लगातार जल को ताओ और वू वेई के सिद्धांतों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में इंगित करता है। जल अपनी अंतर्निहित कोमलता के बावजूद किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, फिर भी सबको जीत लेता है। यह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है, विनम्रता को अपनाता है, फिर भी समय के साथ इसकी कोमल दृढ़ता कठोरतम पहाड़ों को भी काट सकती है। लाओ त्जू ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, जल कुछ नहीं करता परंतु सब कुछ कर देता है। यह विरोधाभास गैरबलपूर्वक कार्रवाई के माध्यम से जल की गहन प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। जल का रूपक मात्र कोमलता से परे है, यह गैर प्रतिरोध के माध्यम से प्राप्त कार्रवाई के एक अत्यधिक प्रभावी तरीके को दर्शाता है। जल बाधाओं का सीधे सामना नहीं करता है, यह अनुकूलन करता है, उनके चारों ओर, ऊपर या उनके माध्यम से बहता है, अंततः उन्हें पार कर लेता है। यह सीधे मानवीय रणनीतिक दृष्टिकोणों पर लागू होता है, विशेष रूप से समस्या समाधान, कूटनीति और नेतृत्व में, जहां बुद्धिमान रणनीतिक निष्क्रियता आक्रामक टकराव से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। यह निष्क्रिय समर्पण नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ एक बुद्धिमान अनुकूली जुड़ाव है। यह अंतर्दृष्टि वू वेई को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि जटिल स्थितियों को नेविगेट करने, न्यूनतम घर्षण के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रचलित धाराओं के साथ काम करके ऊर्जा बचाने के लिए एक परिष्कृत रणनीति के रूप में पुनर्स्थापित करती है, न कि उनके खिलाफ। मानवीय आचरण के लिए जल से सबक। जल हमें सिखाता है कि कोमलता, धैर्य और लचीलापन कठोरता से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। मनुष्य अक्सर गलती से शक्ति को आक्रामकता से जोड़ते हैं, लेकिन ताओवाद के अनुसार सच्ची शक्ति अनुकूलनशीलता, सहनशीलता और विनम्रता में निहित है। जिस तरह जल अपने पात्र के आकार या अपने प्रवाह के मार्ग के अनुसार समायोजित होता है, उसी तरह हमें भी स्थितियों की वास्तविक मांगों का जवाब देना सीखना चाहिए, अहंकार प्रेरित योजनाओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें अनुत्पादक संघर्षों में धकेल सकती हैं। जल का रूपक असाधारण रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह एक साथ कई ताओवादी सिद्धांतों को समाहित करता है। विनम्रता, सबसे निचले स्थानों पर बहना, अनुकूलनशीलता, कोई भी आकार लेना, दृढ़ता, पत्थर का कटाव, गैर विवाद, प्रतिस्पर्धा न करना, और परोपकारिता, बिना श्रेय मांगे सभी को पोषण देना। यह संपूर्ण ताओवादी दर्शन का एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि ये सिद्धांत कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं और गहन प्रभावशीलता की ओर ले जाते हैं। रिपोर्ट वू वेई के विभिन्न पहलुओं की चर्चा के दौरान जल को एक आवर्ती, एकीकृत विषय के रूप में उपयोग कर सकती है, जो ताओवादी विचार में निहित अंतर्संबंध और व्यावहारिक ज्ञान को लगातार पुष्ट करती है। संघर्ष से मुक्ति वू वेई के माध्यम से आंतरिक शांति का पोषण।
संघर्ष और थकावट के चक्र को समाप्त करना। हमारे जीवन में जब हम लगातार हर परिस्थिति से लड़ने लगते हैं तो यह अनिवार्य रूप से थकावट, तनाव और हताशा की ओर ले जाता है। यूजर क्वेरी। वो वे एक गहरा विकल्प प्रदान करता है, दुनिया के साथ संघर्ष करना बंद करके और इसके प्राकृतिक ताल के साथ बहकर जीवन सरल और अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। यूजर क्वेरी। वो वे को अपनाने से शांति और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। यह कठोरता और चिंता को भी कम करता है। तनाव, चिंता और हताशा में लगातार कमी वो वे का अभ्यास करने के महत्वपूर्ण मनोसामिक लाभों को इंगित करती है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक कल्याण में मूर्त सुधार प्रदान करता है। आत्मचेतना का नुकसान और स्वयं और उसके पर्यावरण के बीच एक नई एकता अहंकार प्रेरित नियंत्रण को त्यागने और प्राकृतिक प्रवाह को गले लगाने के प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं। यह वो वे को आधुनिक तनाव प्रबंधन, भावनात्मक विनियमन और मानसिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली प्राचीन अभ्यास के रूप में प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकता है, जिससे यह कल्याण के लिए व्यावहारिक उपकरणों की तलाश करने वाले समकालीन दर्शकों के लिए अत्यधिक आकर्षक बन जाता है। बोझ रहित प्रयास, कुशल तैराक और भावनात्मक स्वीकृति। एक अनुभवी तैराक के सादृश्य पर विचार करें जो नदी में है। वे धारा से नहीं लड़ते बल्कि ऊर्जा बचाने और आगे बढ़ने के लिए उसकी दिशा का कुशलता से उपयोग करते हैं। यूजर क्वेरी। इसी तरह वो वे हमें प्रयास करना सिखाता है, फिर भी प्रयास के बोझ के बिना, प्रयास करते हुए भी मन में प्रयास का भार न होना। यह हमारे आंतरिक संसार तक भी फैला हुआ है। वो वे हमें अपनी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसे वे उत्पन्न होती हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने की अनुमति देता है, बजाय उनका विरोध करने या उनसे चिपके रहने के। यदि आप दुखी हैं तो दुखी रहें, यदि खुश हैं तो खुश रहें। यह स्वीकृति प्रकृति को हमारे भीतर वह करने की अनुमति देती है जो उसे करने की आवश्यकता है। वो वे का आंतरिक भावनात्मक अवस्थाओं पर अनुप्रयोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक परिष्कृत समझ को प्रकट करता है। यह भावनाओं को दबाने या नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक प्रवाह और अनित्यता को स्वीकार करने के बारे में है। आंतरिक अनुभव के प्रति यह गैर प्रतिरोध द्वितीयक पीड़ा, जैसे पीड़ा के बारे में पीड़ा, को रोकता है और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को अपने आंतरिक परिदृश्य को अधिक आसानी और शांति के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। यह खंड भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वो वे को एक गहन अभ्यास के रूप में उजागर कर सकता है, जो अत्यधिक भावनात्मक दमन या भावनाओं के साथ भारी पहचान की आधुनिक प्रवृत्तियों के लिए एक प्रतीक्षा प्रदान करता है। नेतृत्व और समाज में वो वे ऋषिनेता का मार्ग। न्यूनतम हस्तक्षेप, अधिकतम प्रभाव, शासन के लिए ताओवादी दृष्टिकोण। लाओ त्सु दृढ़ता से कहते हैं कि वो वे के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन से परे शासन, नेतृत्व और समाज के क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। आदर्श नेता या ऋषिनेता वह है जो कम से कम हस्तक्षेप करता है। यह जिम्मेदारी का त्याग करने का आह्वान नहीं है, बल्कि नेतृत्व का एक सूक्ष्म, सक्षम रूप है। ऐसा नेता लोगों को उनके अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार जीने और फलने फूलने की अनुमति देता है, केवल तभी मार्गदर्शन प्रदान करता है जब बिल्कुल आवश्यक हो और इस तरह से जो स्वाभाविक और अनैच्छिक लगे। वो वे का राजनीतिक दर्शन गैर हस्तक्षेप या गैर हस्तक्षेप शासन पर प्रकाश डालता है। यह दूसरों को कार्य करने देने और फिर मामलों के विकसित होने की दिशा का अवलोकन करते हुए स्वयं को हल्के ढंग से समायोजित करने के बारे में है। ऋषिनेता का वो वे में दृष्टिकोण नियंत्रणकारी, सत्तावादी नेतृत्व मॉडल से खेती और सशक्तिकरण के मॉडल में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। नियमों को थोपने और सूक्ष्म प्रबंधन के बजाय वो वे नेता लोगों की अंतर्निहित भलाई और क्षमताओं पर भरोसा करता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां व्यक्ति और समाज स्वाभाविक रूप से आत्मसंगठित और विकसित हो सकते हैं, जिससे अधिक लचीले और आंतरिक रूप से प्रेरित समुदाय बनते हैं। यह पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं से एक गहरा प्रस्थान है।
यह खंड आधुनिक संगठनों और समाजों के लिए एक शक्तिशाली वैकल्पिक नेतृत्व प्रतिमान प्रदान करता है, जो वितरित जिम्मेदारी, विश्वास और जैविक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे कठोर, ऊपर से नीचे के नियंत्रण की तुलना में अधिक नवीन और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जल के समान नेता बिना अहंकार के पोषण। जिस तरह जल सबको सींचता है बिना यह पूछे कि कौन योग्य है और कौन नहीं, उसी तरह वो वही नेता बिना दिखावे और अहंकार के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करता है। उनके कार्य निस्वार्थ होते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की इच्छा से प्रेरित नहीं होते हैं। शायद इस शैली के नेतृत्व का सबसे शक्तिशाली प्रमाण लाओ त्जू का अवलोकन है। जब श्रेष्ठ नेता का कार्य पूरा होता है, लोग कहते हैं, यह हमने स्वयं किया। यह नेता की विनम्रता और दूसरों को उनकी सामूहिक उपलब्धियों पर स्वामित्व महसूस कराने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। लोग कहते हैं, यह हमने स्वयं किया का उद्धरण सामूहिक एजेंसी और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने में एक गहरा अंतर्दृष्टि है। एक वो वे नेता केवल सक्षम नहीं करता है, वे एक ऐसा वातावरण विकसित करते हैं जहां व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित और सक्षम महसूस करते हैं, जिससे साझा स्वामित्व और उपलब्धि की भावना पैदा होती है। यह केवल प्रबंधन से परे है, यह एक आत्मनिर्भर, सशक्त समुदाय बनाने के बारे में है। यह किसी भी समूह सेटिंग में वास्तविक जुड़ाव और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मॉडल प्रदान करता है, छोटी टीमों से लेकर बड़े समुदायों तक, बाहरी नियंत्रण और इनाम से आंतरिक प्रेरणा और साझा उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके। शून्यता और लचीलेपन को अपनाना वो वेई का आंतरिक परिदृश्य। शून्यता वो की शक्ति क्षमता के रूप में शून्य। लाओ त्जू शून्यता की गहन अवधारणा का परिचय देते हैं। वे एक साधारण सादृश्य के माध्यम से इसकी उपयोगिता समझाते हैं। खाली स्थान ही पात्र को उपयोगी बनाता है। यूजर _ क्वेरी। इसका अर्थ है कि एक कप की उपयोगिता उसकी सामग्री में नहीं, बल्कि उसकी शून्यता में निहित है। ताओवाद में शून्यता वो रूप की मात्र अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सभी सृजन का एक असीम स्रोत और एक अथाह अंतर्संबंध है। इस शून्य को गले लगाना और चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना वो वे का अभ्यास करने से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य की स्थिति प्राप्त होती है, जो कृत्रिम बाधाओं और इच्छाओं से मुक्त होती है। यह निश्चित विचारों और इच्छाओं से अलगाव पैदा करने के बारे में है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। ताओवादी शून्यता वो की अवधारणा को अक्सर शून्यवाद के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि यह एक गतिशील, रचनात्मक शून्य है, वह स्थान जहां से सभी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। यह वो वे का सीधे समर्थन करता है कि न करना या छोड़ देना शक्तिशाली क्यों है। यह आंतरिक खाली स्थितियों, अहंकार की अनुपस्थिति, निश्चित इच्छाएं, कठोर योजनाएं का निर्माण करने के बारे में है, जो ताओ की अंतर्निहित क्षमता के सहज प्रकटीकरण की अनुमति देती हैं। यह सभी चीजों के अंतर्संबंध को भी रेखांकित करता है, क्योंकि वे इस साझा शून्य से उत्पन्न होती हैं और उसमें लौटती हैं। यह अंतर्दृष्टि वो वेई के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए एक गहरा दार्शनिक आधार प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि सच्ची प्रभावशीलता हर पल को प्रयास से भरने से नहीं आती है, बल्कि एक आंतरिक विशालता पैदा करने से आती है, जो प्राकृतिक प्रकटीकरण और गहरे संबंध की अनुमति देती है। लचीलापन और नियंत्रण छोड़ना, अनुकूलनशीलता की एंटी फ्रेजिलिटी। मनुष्य अक्सर बाहरी रूपों और कठोर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वो वे हमें आंतरिक शांति और खुलेपन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूजर _ क्वेरी। धनुष की डोरी का सादृश्य उपयुक्त है। धनुष की डोरी हमेशा तनी नहीं रहती। इसी तरह अत्यधिक तनाव, अत्यधिक नियंत्रण, यह सब टूटन लाते हैं। सच्ची दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन लचीलेपन और आराम करने और अनुकूलन करने की क्षमता से आता है। इसका अर्थ है एक लचीली मानसिकता को अपनाना, अप्रत्याशित अवसरों के लिए खुला रहना और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना, केवल तभी हस्तक्षेप करना जब वास्तव में आवश्यक हो। वो वे कठोरता और चिंता को कम करने में मदद करता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के समान सहज व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और उन आदर्शों को छोड़ देता है जिन्हें हम स्थितियों पर थोपने की कोशिश करते हैं।
कठोरता और नियंत्रण के खतरों पर बार बार जोर देना जो टूटन की ओर ले जाते हैं, और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए लचीलेपन के लाभ एंटी फ्रेजिलिटी के समान एक अवधारणा की ओर इशारा करते हैं। कठोर प्रणालियां अप्रत्याशित झटकों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जबकि लचीली प्रणालियां अनुकूलन कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं और यहां तक कि व्यवधान से लाभ भी उठा सकती हैं। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तियों पर बल्कि संगठनों और समाजों पर भी लागू होता है। यह सुझाव देता है कि एक अप्रत्याशित दुनिया को नेविगेट करने के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट तर्क दे सकती है कि वो वे लचीले व्यक्तियों और प्रणालियों के निर्माण के लिए एक खाका प्रदान करता है जो अनिश्चितता और परिवर्तन के बीच न केवल टिक सकते हैं बल्कि पनप भी सकते हैं, बजाय इसके कि वे इससे अभिभूत हों। आज के जीवन में वू वेई अत्यधिक प्रयास के लिए एक कालातीत एंटीडोट। आधुनिक जुनून का प्रतिकार, स्थिरता और धैर्य का मूल्य। हमारे समकालीन विश्व में जहां गति, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा के लिए एक निरंतर ड्राइव है, वू वेई एक कट्टरपंथी प्रतीकता प्रदान करता है, हमें रुकना और ठहरना सिखाता है। यह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। यह इस व्यापक आधुनिक विश्वास को चुनौती देता है कि निरंतर गतिविधि और प्रयास ही सफलता और पूर्ति के एकमात्र मार्ग हैं। आधुनिक दुनिया में सचेत विचार की शक्ति और आत्मनियंत्रण के लाभों पर अत्यधिक ध्यान वू वेई के व्यापक महत्व को नजरअंदाज करने का कारण बनता है। वू वेई कठोरता और विचारों के प्रति अडिग पालन को संबोधित करता है। वू वेई और गति, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा पर आधुनिक जोर के बीच स्पष्ट अंतर वू वेई को स्थिरता के दर्शन के रूप में स्थापित करता है, न केवल पर्यावरणीय रूप से बल्कि व्यक्तिगत कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी। जैसा कि उद्धरणों में उजागर किया गया है, निरंतर प्रयास बर्नआउट, तनाव और नाजुकता की ओर ले जाता है। वू वेई उत्पादकता और जीवन के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करता है जो व्यक्तिगत ऊर्जा का कम शोषण करता है और अधिक पुनर्योजी होता है, प्राकृतिक ताल के साथ काम करके उनके खिलाफ नहीं। यह खंड वू वेई को एक अति उत्पादक, अक्सर अस्थिर, आधुनिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण कालातीत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो वास्तविक कल्याण, कम तनाव और अधिक प्रभावी, स्थायी परिणामों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची प्रगति धीमा होने और संरेखित होने में निहित हो सकती है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग, सहज क्रिया का एकीकरण। आधुनिक जीवन में वू वेई को एकीकृत करने के लिए सचेत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें धैर्य विकसित करना, स्थितियों को प्रकट होने के लिए आवश्यक समय देना और परिणामों को मजबूर करने से बचना शामिल है। व्यावहारिक कदमों में शामिल हैं माइंडफुलनेस का पोषण, काम पर या अवकाश के दौरान हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना, लचीलेपन को अपनाना, अप्रत्याशित अवसरों और परिवर्तनों के लिए एक खुला मानसिकता अपनाना, प्राकृतिक प्रवाह के साथ अधिक संरेखण की अनुमति देना, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और गैर आवश्यक कार्यों को अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना प्रकट होने देना, स्थिरता का अभ्यास करना, स्पष्टता उत्पन्न करने और प्राकृतिक घटनाओं के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मौन के क्षणों की अनुमति देना, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, आंतरिक ज्ञान को सहजता से कार्यों का मार्गदर्शन करने देना, संतुलन खोजना, जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन खोजना, अत्यधिकता से बचना। इसका अर्थ सूक्ष्म प्रबंधन की इच्छा को छोड़ना और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना है, केवल तभी हस्तक्षेप करना जब वास्तव में आवश्यक हो। यह अपने रास्ते से हटने और प्रकृति के लयबद्ध प्रवाह में ट्यून करने के बारे में है। निष्कर्ष, लाओ त्जू के शब्द केवल दर्शन नहीं हैं, बल्कि जीवन की एक कला हैं। वू वेई हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और आंतरिक शांति तभी आती है जब हम जीवन के साथ लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना सीखते हैं। जिस तरह जल अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को अंततः पार कर लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति वू वेई को अपनाता है वह भी जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर लेता है। यह रिपोर्ट वू वेई के बहुआयामी स्वरूप को उजागर करती है, जो इसे निष्क्रियता के बजाय सहज, प्रयास रहित क्रिया के रूप में परिभाषित करती है।
जल के रूपक के माध्यम से यह कोमलता, अनुकूलनशीलता और दृढ़ता की शक्ति को दर्शाता है। वू वेई संघर्ष से मुक्ति, आंतरिक शांति की खेती और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नेतृत्व में यह न्यूनतम हस्तक्षेप और सामूहिक सशक्तिकरण के एक परिवर्तनकारी प्रतिमान को प्रस्तुत करता है। शून्यता और लचीलेपन को गले लगाकर वो वे व्यक्तियों को आंतरिक विशालता और एंटी फ्रेजिलिटी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे अनिश्चितता में पनप सकें। अंततः यह प्रकृति के साथ एक